ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। नमस्ते, वेलकम टू हिस्ट्री मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर इन द मिडीवल पीरियड। इसमें हम दिल्ली सल्तनत और मुगल दोनों को देखेंगे। इसमें बेसिकली एक या तो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट या लॉन्ग कैसा भी क्वेश्चन आए आपको अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा। इसमें जनरली दो ट्रेंड्स देखे गए हैं। या तो सीधा सीधा मेथड पूछ लेते हैं। मेथड सीधा की मेथड बताओ, लैंड रेवेन्यू कैसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, मेथड ऑफ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। सीधे या तो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मेथड पूछ लेंगे, कौन कौन से तरीकों से लैंड रेवेन्यू असेसमेंट किया जाता था, या लैंड रेवेन्यू ट्रेंड्स पूछ लेंगे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर मुगल्स फ्रॉम अकबर टू शाहजहां, या ऐसा कुछ करके फ्रॉम लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन दिल्ली सल्तनत, या पूरे मिडीवल का पूछ भी सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको तैयार रहना है। इसी तरीके से इन्हीं दो पैटर्न्स में से एक क्वेश्चन बनता है। और एक नया ट्रेंड जो इस समय देखने को मिल रहा है वो जब्ती सिस्टम का है कि जब्ती सिस्टम के अंडर कैसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता था। पूरा जब्ती सिस्टम एक्सप्लेन कीजिए। तो ये भी एक क्वेश्चन हम इसी में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो कि मिडीवल सिस्टम में कैसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता था, मेथड्स कौन कौन से अप्लाई करते थे, मेजरमेंट कैसे करते थे, असेसमेंट कैसे करते थे, किस तरीके से टैक्सेस, एग्रीकल्चर टैक्सेस लगाए जाते थे और लैंड रेवेन्यू इम्पोज किया जाता था। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अकबर के समय में लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। स्पेशली अकबर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अकबर के लिए एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि मेजरली जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो अकबर ने ही नए ट्रेंड शुरू किए थे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एज यूजुअल एक वाइडली अग्रीड फैक्ट है कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए कुछ इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं जो उसकी एग्रीकल्चर की को प्रमोट भी कर सकते हैं और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन भी बन सकते हैं। तो वो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स कौन से? टीनेंसी, प्रोडक्शन रिलेशंस, मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये तरीके की इंडेप्टनेस ऑफ कल्टिवेटर्स, ये सब ऐसा है कि बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं स्टिमुलेट करने में या ऑब्स्ट्रक्ट करने में एग्रीकल्चर को। ऐसे मनु के टाइम से ये बात बिल्कुल साफ है। मनु एज इन मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति वाले जो मनु हैं उनके टाइम से बात बिल्कुल साफ है कि राज्य की जो सोर्स ऑफ इनकम है उसका सबसे बड़ा हिस्सा लैंड रेवेन्यू है। भूमि से आने वाला कर लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। और कौटिल्य भी इस बात को मानते हैं कि हाँ, लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है पूरे स्टेट की इनकम का। कौटिल्य कहते हैं कि राजा पूरे देश की जमीन का रियल ओनर है, ठीक है, पूरे देश की जमीन का रियल ओनर है। लेकिन जो टिलर है, जो एक्चुअल कल्टीवेटर है उस लैंड का, वो उस जमीन का प्रैक्टिकली रियल ओनर है, ठीक है। तो किंग जो है वो उस राज्य का जो टैक्स है वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, वो किंग की मर्जी है। लेकिन ओनर, प्रैक्टिकल ओनर तो कल्टीवेटर ही है, क्योंकि वो जमीन पर काम करता है। मिडीवल एरा में इस चीज की बड़ी दिक्कत थी। इन लोगों को जो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो लैंड है वो किसकी है, राज्य की है या रियायत की है, मतलब क्या स्टेट की है या लोगों की है। तो इसके लिए बहुत सारे लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें पता चलता है कि एंशिएंट सिस्टम में लैंड एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्सेशन जो था वही सेम मुस्लिम रूल के दौरान भी चला, ठीक है। तो उसमें कोई ज़्यादा बहुत लंबे समय तक चेंजेस नहीं आए, थोड़े धीरे धीरे चेंजेस आए। सबसे बड़ा चेंज आएगा अकबर के आने के टाइम पे, ठीक है। तब तक ऑलमोस्ट वैसा ही था जैसे एंशिएंट सिस्टम में चला आ रहा था, ऐसा कुछ नया चेंजेस नहीं आए थे। किसान अपनी टैक्सेस का भुगतान अपनी उपज का एक हिस्सा देकर करते थे। इसका कलेक्शन ऑफिसर्स करते थे और ये इन ऑफिसर्स को स्टेट अपॉइंट करते थे। समय के साथ साथ इन ऑफिसर्स की पोजीशंस को हेरिडिटरी कर दिया गया, मतलब वंशानुगत कर दिया गया। और इसी की वजह से कॉन्सिक्वेंटली एक लेयर ऑफ इंटरमीडिएटरीज बन गई स्टेट और कल्टीवेटर के बीच में। इन दोनों के बीच में बहुत सारी इंटरमीडिएटरीज बन गई इसी कारण,
ठीक है। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मिडीवल एरा में कैसा था, लैंड रेवेन्यू कैसे कैसे कलेक्ट होता था, कौन करता था, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में इसका क्या सेटअप था, क्या मैग्नीट्यूड था इन टैक्सेस को कलेक्ट करने का, इम्पैक्ट क्या था एग्रीगेरियन इकोनॉमी और सोसाइटी पे, ये सब पूरा देखेंगे। अकबर के आने से पहले जो सिस्टम था, अकबर के आने से पहले वही सेम सिस्टम कंटिन्यू हो रहा था लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जो 17th सेंचुरी में होता आ रहा था, कोई नया चेंज नहीं था। डेक्कन और साउथ में कहते हैं कि थोड़े सब सेक्शंस थे, इसके अलग अलग पार्ट थे, लेकिन जहां तक मुगल और जब मुगल आए तो एक यूनिफॉर्मिटी आई, इंटीग्रेशन आया पूरी कंट्री के अंदर, तब ये थोड़े चेंजेस आए। मिडीवल पीरियड में राज्य की आय का सबसे बड़ा हिस्सा था एग्रीकल्चरल सरप्लस। जो एग्रीकल्चरल सरप्लस है, जो ज़्यादा उगा रहे हैं और बेच रहे हैं और ख़रीद रहे हैं, वो सबसे बड़ा राजा की आय का सबसे बड़ा हिस्सा था। और इस पीरियड में जो तुर्की रूलर्स आए थे वो अलग वातावरण, अलग कल्चर से आए थे, ठीक है, नई ज़मीन से आए थे ना ये, और हमारी इंडिया पर आकर सेटल हो गए थे। तो इनका कल्चरल बैकग्राउंड और इनका इन्वायरमेंट बिल्कुल हमसे अलग था। इनका चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बिल्कुल हमसे अलग था। शुरुआत में तुर्की इन टेरिटरीज से कुछ लमसम अमाउंट ले लेते थे, ऐसा कुछ मतलब लाइक पूरा कोई फिक्स्ड वो नहीं था टैक्स की, इतना ही टैक्स देना है, कुछ लमसम अमाउंट अपनी टेरिटरी से ले लेते विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रिवेलिंग नॉर्म्स। जो समय प्रेवलेंट थे नॉर्म्स उनको डिस्टर्ब किए बगैर ये सीधा बस जो लमसम आ रहा है उसको ले लेते थे। वो इस बात को ध्यान में रखना चाहते थे क्योंकि ये एक नई ज़मीन पर आए थे और कोई नए जंग नहीं छेड़ना चाहते थे। अपने न्यू सिस्टम को ज़बरदस्ती इम्पोज करके ये मतलब लोगों को परेशान या इरिटेट नहीं करना चाहते थे। तो जो सिस्टम चलता आ रहा था ये उसी को कंटिन्यू करते आ रहे थे। कोड ऑफ लैंड सिस्टम जो था वो ही सोसाइटी के अंदर कंटिन्यू होता गया और जो नए फॉरेन एलिमेंट्स आए थे उन्होंने इसको चेंज नहीं किया। और एक पूरी सेंचुरी के बाद, ऑलमोस्ट एक पूरी सेंचुरी के बाद लैंड वाले इशू में इंटरफेयर करना शुरू हुआ। अब सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहले लैंड रेवेन्यू सिस्टम की शुरुआत की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। फर्स्ट टाइम इन्होंने एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन इम्पोज किया था, खारिज और जजिया, मतलब इसको हर किसी को देना पड़ेगा, किसी भी क्लास, हर क्लास के लोग को, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं होगा। इनके टाइम में पूरे लैंड को नापा जाता था, ठीक है, मेजर किया जाता था, नापा जाता था, फिर उसको फिर उस पर यूनिट के एरिया के हिसाब से लैंड को असेस किया जाता था। पूरे एरिया को असेस करने के बाद उसको मल्टीप्लाई किया जाता था और फिर डिमांड मल्टीप्लाई करने के बाद 1/5 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, जितनी खेती होगी उसका 1/5 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस निकाला जाएगा। इतनी सारी खेती होगी तो इसका 1/5 हिस्सा वो ले लेंगे, क्या कहते हैं, टैक्स में ले लेंगे, ये ऐसा रूल था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इसमें इसको 1/5 से 1/2 कर दिया और ये भी यूनिफॉर्मली सभी लैंड होल्डिंग्स पे था और इनको कलेक्ट करते थे खुद्स और मुकद्दम्स और चौधरीज, ठीक है, खुद्स, मुकद्दम्स और चौधरी। ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है दिल्ली सल्तनत के। अब वहाँ पे भी देख सकते हैं कि खुद्स कैसे थे, मुकद्दम्स कौन थे, चौधरी कौन थे। और इनकी डिमांड थी कि या तो काइंड में दे दो, किसी चीज़ के बदले दे दो, या बेसिकली जो मांगा जाता था वो कैश में मांगा जाता था। जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे वो प्रेफर कैश करते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज आया वो गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे आया। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक इनके बाद आए। मेजर चेंज मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था लैंड में, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने थोड़े से चेंजेस भी किए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने सेम टू सेम वही कॉपी करने की कोशिश की जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, थोड़े से चेंजेस करके। ऑफ कोर्स गयासुद्दीन तुगलक ने अपने टाइम पे खरज और जजिया खुद्स और मुकद्दम्स के लिए माफ़ कर दिया था और उनकी सर्विसेज के बदले में, कि मतलब हम सर्विसेज के बदले आपके लिए ये खरज और जजिया
माफ कर देते हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सेम टू सेम अलाउद्दीन खिलजी के पूरे सिस्टम को कंटिन्यू रखा और टोटल टैक्स को 1/2 कर दिया। जो 1/5 था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको 1/2 कर दिया, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने इसको पूरा खत्म ही कर दिया। जो नेक्स्ट बड़ा चेंज आया वो ये आया कि फिरोज शाह तुगलक ने इसको पूरा खत्म ही कर दिया। खत्म इन सेंस की लाइक इसकी जो लिमिट थी वो 4% कर दी थी। इस खारिज की जो लिमिट थी उसको 4% लाकर पर रोक दिया था। सैयद्स और लोदीज के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, हाँ, लेकिन इब्राहिम लोदी के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलती है कि उन्होंने फूड ग्रेन्स के ऊपर जो अपने ऑफिसर्स को कहा था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करें, क्योंकि उस समय के जो फूड ग्रेन्स के दाम थे वो बहुत ज़्यादा गिर गए थे। एक ऐसा भी काउंट मिलता है कि उस समय की जो कॉइन्स थे उनमें कहीं ना कहीं गिरावट आ रही थी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिल्वर की शॉर्टेज हो रही थी, जिससे कि टैक्स काइंड में, मतलब किसी चीज़ के बदले में कलेक्ट किया जाने लगा, कैश में नहीं। जो अब तक कैश प्रेफरेंस थी ना कि कैश में करेंगे, इब्राहिम लोदी के टाइम पे उसने इसको काइंड में कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। फिर जो नेक्स्ट इब्राहिम लोदी के बाद तो दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी, फिर बाबर आएंगे। बाबर ने और हुमायूं ने कुछ इतना बड़ा नहीं किया था लैंड रेवेन्यू के अंदर, क्योंकि ये नए नए रूलर्स आए थे और ये अभी ज़मीन पर उतरी हैं। इन्होंने कंसोलिडेट करने को, एम्पायर को इकट्ठा करने में ज़्यादा टाइम लगाया। इसमें जो सबसे बड़ा काम किया था, जो बीच में एक छोटा सा पीरियड आया था ना शेरशाह सूरी का, उन्होंने इस पे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा काम किया है। शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया कि जो पूरा नेचर है ना, इसको अच्छे से पढ़ा। पहले तो इन्होंने दिक्कतें ढूंढी कि पूरे नेचर को अच्छे से पढ़ा, एग्जैक्ट नेचर ऑफ अफेयर्स, पूरे स्टेट के नेचर को अच्छे से पढ़ा, समझा, देखा, और फिर उसके बाद उसमें से जो कमियां थी, जो अब्यूजेस थे, उनको रेक्टिफाई किया और उनके लिए सही रेमेडीज बताई। जैसे कि पहला, ठीक है, पहली रेमेडी जो उन्होंने बताई थी, पहली दिक्कत जो थी कि कॉइन्स डी जनरेट हो रहे थे। डी जनरेट ऐसा होता है कि जो कॉइन है, अगर मान लो ये 5 रुपए का सिल्वर कॉइन है और मैं इसको सिल्वर का कॉइन है और ये इसके ऊपर 5 रुपए लिखा हुआ है, तो आज के टाइम में सिल्वर 5 रुपए से तो ज़्यादा का बिकेगा ना। तो ये अगर मैं ये कॉइन ही मार्केट में बेच दूंगी तो इसकी एक्चुअल वैल्यू से मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, बजाय उस पर जो वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। जैसे एक गोल्ड का कॉइन है, उसके ऊपर 5 रुपए लिखा है, तो क्या वो 5 रुपए का बिकेगा मार्केट में? नहीं ना, गोल्ड की वैल्यू तो मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो ये कॉइन को डी जनरेट कर देते हैं, मतलब कि कॉइन की जो मेटल है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इनफैक्ट उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है वो कम है। तो इस समय में कॉइन्स की बहुत डी जनरेट हो रहे थे, क्योंकि सिल्वर बहुत कम था। तो उन्होंने क्या किया, एक नया सिल्वर इंट्रोड्यूस किया, नई चांदी लेकर आए, जो कि पेश की, जो कि मिडीवल पीरियड के लोगों के लिए वरदान साबित हुई। इससे ना केवल लोगों को राज्य के प्रति बकाया चुकाने में मदद हुई, बल्कि जो इनके ऊपर प्रेशर था ड्रेन ऑफ वेल्थ का, जो सारा प्रेशर था इनके ऊपर ड्रेन ऑफ वेल्थ का, वो भी खत्म हो गया। दूसरी चीज जो उन्होंने करी, जो उन्होंने रेक्टिफाई करके सही किया, वो ये था कि पूरी भूमि लैंड को का सर्वे किया और एक निश्चित इकाई यानी कि डेफिनेट यूनिट ऑफ मेजरमेंट फिक्स की, ठीक है। जब अब तक जो लैंड मेजर कर रहे थे उसकी कोई डेफिनेट यूनिट नहीं थी, मतलब सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, इंचेस में, ऐसी कोई डेफिनेट यूनिट नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, एक डेफिनेट यूनिट ऑफ मेजरमेंट निकाली, जिससे कि कल्टिवेटेड लैंड को नापा जा सके। फिर तीसरी चीज जो उन्होंने करी, फिक्स रेट ऑफ लैंड असेसमेंट। अब जो लैंड असेस्ड हो गई उसके ऊपर एक रेट फिक्स कर देंगे, फिक्स रेट कर देंगे, जिससे हुआ क्या, देखो लैंड सही से मापी गई, फिर उसके बाद उसमें जो
फिक्स रेट लगा दिया गया कि इतने लैंड पे इतनी कल्टीवेशन होगी तो हम इतना इसमें से स्टेट लेगा। तो इससे क्या हो गया, पीजेंट्स को, जो आम किसान है, उनको तो इतना पता नहीं होता ना, उनको फिर समझ आने लगी कि हाँ हम इतना उगाएंगे तो हमें इतना टैक्स देना पड़ेगा। और फिर जो वो स्टेट्स को दे पाते थे, इससे जो स्टेट के ड्यूज थे वो पूरे हो पा रहे थे, क्योंकि अभी तक तो सरकार को पैसे ही नहीं मिल रहे थे काम करने के लिए। तो अब जो स्टेट के ड्यूज थे वो पूरे हो पा रहे थे। और इससे इन्होंने क्या किया, एक बहुत ही अच्छी चीज़ की, इन्होंने इस इनोवेटिव सिस्टम से एक बैलेंस क्रिएट किया स्टेट और डिमांड और नीड्स के बीच में, बैलेंस क्रिएट किया डिमांड और नीड्स के बीच में, जिससे कि इकोनॉमी बहुत अच्छी चली। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत तरीके से रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट किया जाता था, जैसे कि खर्च, जो मैंने अभी बताया, मेजर सोर्स ऑफ इनकम था, 1/5 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे 1/5 था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको हाफ ही कर दिया था। जजिया नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड्स है कि चिल्ड्रन, वुमेन और कुछ लोग इसमें एग्जेम्प्टेड थे। और फिर ऑक्टोकरी ड्यूटी यानी चुंगी शुल्क, इसको कमर्शियल गुड्स के एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट पर लगाए जाने वाली ड्यूटी कहा जाता था। और ज़कात, जहाँ पे मुस्लिमों को टैक्स देना पड़ता था, रिच मुस्लिम्स को टैक्स देना पड़ता था। और दूसरे अदर सोर्सेज ऑफ इनकम्स में भी रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट किया जाता था, जैसे कि अगर कोई वॉर बूटी आई है तो उसमें से 1/5 स्टेट अपने पास रख लेगी। कोई भी प्लंडर हुआ है, लूट हुई है, या कोई गिफ्ट देके चला गया, या कोई ट्रिब्यूट्स आई हैं बाहर से, तो उसमें भी ऐसे ये लोग रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। ये है दिल्ली सल्तनत का। अभी तक हमने दिल्ली सल्तनत का ही पढ़ा है कि दिल्ली सल्तनत में कैसे कैसे चेंजेस हुए, कौन कौन से सुल्तान ने क्या क्या चेंजेस करने की कोशिश करी। शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने करी, फिर गयासुद्दीन तुगलक ने भी थोड़ी सी करी, फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी सेम टू सेम गयासुद्दीन तुगलक को कॉपी करने की कोशिश करी। फिर बीच में हमने शेरशाह सूरी को भी पढ़ा कि वो उन्होंने आकर कैसे योगदान दिया पूरे रेवेन्यू सिस्टम में, और रेवेन्यू सिस्टम में दिल्ली सल्तनत के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में किस किस तरीके से रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट किया जाता था। अब हम पढ़ेंगे मुगल्स के बारे में।